और उनको कब्जी रहती, तो उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दीनसा मेहता और जीवनलाल मेहता। तो उनको दवा देते थे, क्या देते थे? नक्स भूमिका, होम्योपैथिक दवा। तो जो है ना, मेरी पुस्तक है अनमोल मिट्टी, बोलो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है उसमें। तो उनको देते थे ना, लेकिन उससे उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। तो एक बार वो ये जा रहे थे गुजरात से, क्योंकि उस समय हवाई जहाज का तो था नहीं, इतना था ही नहीं, पानी वाले जहाज से जा रहे थे। तो उनके साथ एक गुजराती भाई थे, उनका नाम था पोलक, नाम के गुजराती भाई थे। तो उन्होंने जो है बात बात में उन्होंने बताई कि भाई मेरे को तो कब्जी रहती है, पेट साफ नहीं होता है, बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पुस्तक दे रहा हूं, इसको पढ़ो। तो उन्होंने एक पुस्तक दिया गांधी जी को, नाम था उसका रिटर्न टू नेचर। तो उस पुस्तक को गांधी जी ने पढ़ा, उसमें मिट्टी चिकित्सा का पूरा वर्णन दिया हुआ है। और जॉन्सबर्ग यानी पहुंच गए अपने जहां वकालत करते थे। तो उनको दिन भर तो समय मिलता था नहीं, एक दिन तुरंत उनको याद आया कि वो पुस्तक में लिखा था मिट्टी का प्रयोग पेट पर करें तो हमारा पेट बहुत साफ हो जाता है। तो काम से, दिन भर काम से लौट करके रात्रि को उनको याद आया, तो मिट्टी की पट्टी बनाई और पेट पर रख दी। पहली मिट्टी 6 इंची और 3 इंची की मिट्टी की पट्टी बनाई, ये हिंदुस्तान की, और पेट के नीचे रखा, यहाँ पर नाभि के नीचे रख दिया। और रख दिए तो दिन भर थके हुए थे, खाना भी नहीं खाए थे, आराम से सो गए। सुबह नींद खुला तो कमाल हो गया, जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे तो मिट्टी ने कर दिखाया, पेट उनका बहुत साफ हुआ। फिर तो गांधी जी इतने दीवाने हो गए मिट्टी चिकित्सा के कि उन्होंने जब आजादी की लड़ाई के में हिंदुस्तान लौटे तो उनका सेवाग्राम आश्रम था, वहां उन्होंने जो है ना, जितने भी आश्रमवासी थे, अहमदाबाद में उनका आश्रम था, वहां पर जानवरों पर प्रयोग किया मिट्टी का प्रयोग। यदि गांधी फिल्म देखने का मौका मिले, देखना उसमें एक जगह मिट्टी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ना, देखो पेट पर उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक है की टू हेल्थ, नेचुरोपैथी, रिफॉर्मिंग डाइट। गांधी जी महान प्राकृतिक चिकित्सक थे, वो दवा का प्रयोग नहीं करते थे। फिर तो प्राकृतिक चिकित्सक ऐसे दीवाने बने, कौन लिखा है कि भाई हमारे यहाँ 10 से भी ज्यादा टाइफाइड के केस हुए जिस समय पुस्तक लिखे थे, और किसी में भी हमने दवा का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ मिट्टी का प्रयोग किया मैंने, और एक रोग में भी मुझे असफलता नहीं मिली, सभी रोगी ठीक हुए टाइफाइड के। इसी प्रकार से उन्होंने दिखाया कि भाई उस समय हमारे आश्रम में बिच्छुओं को काटने का जो है ना बड़ा ये था, प्रकोप होता था, और जो है बिच्छू काटने के लिए हमने जो है यही सी मिट्टी का प्रयोग हमने किया। और उन्होंने लिखा है कि एक भी केस में, मतलब कि जितने उस समय बिच्छू काटने के इलाज के जितनी दवाइयां दी जाती थी, उससे किसी से भी कम कारगर सिद्ध नहीं हुई मिट्टी की ये का नाम लेप। जहर को खींच लेती है ना मिट्टी, क्योंकि अगर जुस्ट ने ही लिखा है, वो अपनी पुस्तक में लिखे हैं कि एक लड़की को सांप खा गया था और उसको हॉस्पिटल ले गया, जर्मनी की बात है, जर्मनी की। तो उसको जो है ना मृत घोषित कर दिया गया। गांव में ले आए दफनाने के लिए, वो लोग तो क्रिश्चियन होते हैं, दफनाने के लिए लाए। तो किसी बड़े बूढ़े ने कहा कि दफनाना तो है ही, इसको ऐसे दफनाओ अभी 24 घंटे 36-48 घंटे के लिए कि गर्दन ऊपर रखो और सारा शरीर मिट्टी में डाल दो।
तो ऐसे किया गया और वो 24 घंटे के बाद वो बच्ची जो है बिल्कुल जिंदा होकर के निकली, क्योंकि मिट्टी ने वो सारे जहर खींच दिया। सांप के काटे हुए व्यक्ति को देखो प्राय जलाया नहीं जाता अपने हिंदुस्तान में भी, सब पता नहीं आपके यहाँ क्या करते हैं, उसको गंगा जी में छोड़ देते हैं। और कई ऐसे केसेज हैं, अभी कुछ साल पहले मैंने देखा टीवी पर आ रहा था कि भाई वो आदमी घर लौट करके आ गया क्योंकि पानी ने उसके सारे जहर को खींच लिया। मिट्टी पानी का तो यही होता है ना, जहर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब इतने बार गंगा जी में कर दिया होगा, बहा दिया होगा, केले के उस बना करके और बहा दिया, और वो बहता रहा होगा बिल्कुल। और परमात्मा की भी कृपा होती है, जिसको जिलाना चाहता है तो उसके जो ना सारे जहर निकल गए। मिट्टी पानी जहर खींचने में बहुत, और खींचा तो किसी मलाह ने किसी ने देखा, बेचारा उसके पास रहा, फिर जो है घर लौट करके आ गया। लोग बड़े प्रसन्न हुए। ये यहाँ की घटना है, 4-5 साल पहले हमने टीवी पर सुना था। तो इसलिए जो है ना, ये मिट्टी जो है ना शरीर से जहर को खींच देती है। अब इस समय तो आप लोग भांति भांति के बालों में शैम्पू लगाते हो, कौन कौन चीज लगाते हो। पहले मिट्टी काहे से धोते थे? आज जितने केमिकल वगैरह है ना, सब बालों को नष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ना, मिट्टी लट पड़ जाती थी, लट को दूर करने के लिए मिट्टी सबसे बेस्ट मान जाती। काली चिकनी मिट्टी जो है या पीली चिकनी मिट्टी, पहले लोग गांव में भाई फ्रेश होकर के आते थे, पैखाना जा करके आते थे, तो हाथ कैसे धोते थे? मिट्टी से हाथ धोते थे। अभी भी धोते हैं जो गांव में है। ये बर्तन वगैरह मिट्टी से धोया जाता था। तो मिट्टी जो है ना जबरदस्त कीटाणुनाशी होता है, रोगाणुनाशी होता है, खत्म करता है, कीटाणुओं को नष्ट करता है। ये हमारे पुरखे जानते थे। इसलिए अथर्ववेद में उस समय कितने 5000 साल पहले हमारे ऋषियों ने एक मंत्र लिखा है। उस मंत्र में यहां तक है कि भाई सबसे खतरनाक उस समय रोग माना जाता था टीबी, यक्ष्मा की। और उसमें लिखते क्या है? ये है उपस्थ आस्ते अनमीवा अयक्ष्मा असंभ्यम संतु पृथ्वी प्रसूता दीर्घम न आयु प्रतिबुद्धिमाना वयम तुभ्यम बलिहित श्याम। यानी हे मां पृथ्वी, हे मां काश्यपी, हे मां धरती, हे मां धरणी, हे मां वसुंधरे, ये पृथ्वी के नाम है अलग अलग। हम तुम्हारी यज्ञ आदि से हम हवन करते रहें, तुम्हारी सेवा करते रहें, और तुम हमारी समस्त रोगों को दूर करती है। यक्ष्मा जैसे रोगों को दूर करती है, बीमारियों को दूर करती है। मां पृथ्वी, मां काश्यपी कितनी प्यारी है, कितनी स्नेहमयी है, कितनी प्रेममयी है, कितनी वात्सल्यमयी है। तो इसलिए जो ना ये मिट्टी चिकित्सा जो है ना बहुत अद्भुत है। बहुत सारे प्रयोग होते हैं। मैं तो उसमें बहुत सारी जानकारी दी है। अब भाई इतनी देर में सारी जानकारी तो दी नहीं जा सकती, और आपको थोड़ा सा और भी बताना है। तो मिट्टी चिकित्सा बहुत अनमोल है। तो मिट्टी चिकित्सा में मैंने बता दिया कि भाई आप घर पर भी कर सकते हो। सिर में दर्द है, सिर में रखो। आंखों की चश्मा है, आंखों के ऊपर रखो। जिनको चेहरे पर गड़बड़ी है ना, मान लो फोड़ा फुंसी है, तो क्या करना चाहिए कि साफ सुथरी जगह चिकनी मिट्टी लो, उसमें थोड़ा नींबू का रस निचोड़ दो, थोड़ा सा कपूर मिला दो, और इसको जो ना खूब चेहरे पर जो ना लगा लो। मुल्तानी मिट्टी भी अच्छी होता है। लेकिन मुल्तानी मिट्टी जानते हो कहां से आता है? उसका नाम मुल्तानी मिट्टी कहां से आता है? हाँ, मुल्तान से, पाकिस्तान से आता है। क्या है कि इस समय हर चीज जो है ना आदमी को गोरा गोरा चाहिए है? नहीं, आदमी गोरा, पुरुष गोरा, महिला गोरा, सब गोरा। लेकिन वो काली मिट्टी भी बहुत अच्छी है, पीली मिट्टी भी बहुत अच्छी है, लाल मिट्टी भी बहुत अच्छी है। सारी मिट्टियों के अपने अद्भुत गुण हैं। तो जो भी मिट्टी मिल जाए, साफ सुथरी जल की मिट्टी होनी चाहिए, कंकड़ पत्थर रहित होना चाहिए, मल मूत्र रहित होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मिट्टी जो यूज कर लिया है उसे जो है ना फिर यूज कर सकते हो, जब उस पर एक बार
बारिश हो जाए, थोड़ा धूप पड़ जाए, ताकि शरीर की जो गंदगी खींचा है ना खत्म हो जाए, रिसाइकल हो जाए। वो मिट्टी रिसाइकल भी तो कर देती है ना, देखते नहीं हो? गंदगी मल मूत्र आप मिट्टी पर करते, पहले लोग कहाँ लैट्रिन खुले ही जाते थे पहले हैं, और कुछ दिन बाद जब देखते थे तो सारा का सारा मिट्टी में बदल जाती है। उसके पीछे विज्ञान है, उसमें ह्यूमस होता है, और ह्यूमस आदमी के लिए जरूरी है, पशु के लिए जरूरी है, पौधों के लिए जरूरी है, हर जानवर के लिए जरूरी है। अब थोड़ा सा जो है ना पंच महाभूत जल के विषय में थोड़ी चर्चा कर दें। जल, जल में दो शब्द है, ज और ल। तो जन्म से लेकर के लय तक जिससे रिश्ता है वो क्या है? जल है। तो इसलिए जो है ना जल का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। तो इसलिए जल क्या है? जीवन है, जल ही जीवन है। अब देखो, मेरे को आप लोग देख रहे हो, किसके कारण देख रहे हो? जल के कारण देख रहे हो। मेरे को आप सुन रहे हो, किसके कारण सुन रहे हो? जल के कारण सुन रहे हो। हैं? खाना खाते हो, उसका स्वाद लेते हो, किसके कारण? जल के कारण। तो सारी जगह जल की महिमा है। अब देखो, मुंह का जल सूख जाता है, आंखों की जल सूख, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है? जॉगरन सिंड्रोम। बिल्कुल सूख जाते हैं, बहुत सारे रोगी आते हैं, हालत खराब हो जाती है। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज है ये। रोज जानते हो मुंह के जल कितना निकलता है? 1.5 लीटर। पेट में कितना निकलता है? हमारे में 1.5 लीटर। ये आपके जो ना इसमें पित्त के रूप में लीवर कितना है? 62 मिलीलीटर। इसे पेंक्रियास में, इन सब जगह जल की महिमा है। तो इस जल को जो है ना सारा जगह जल ही जल है। इसलिए जल शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अजीर्णे वारी भेषजम, जीर्णे वारी बलम प्रदम, भोजने च अमृतम वारी, भोजनांते विषम भवेत। इसका अर्थ होता है कि भाई अजीर्ण हो जाता ना, अजीर्ण, इनडाइजेशन। जब भी इनडाइजेशन हो जाए, देखो बहुत बढ़िया दवा बता रहा हूं मैं, जब भी खाने पीने में गड़बड़ी हो जाए ना, खाना छोड़ दो, उपवास कर लो 12 घंटे, सिर्फ पानी पियो। और क्या पियो? ओनली ऑन वाटर। और देखो सुबह हुआ, सुबह से उपवास किया, शाम होते होते अजीर्ण ठीक हो जाता है। कुछ भी मत डालो। और अजीर्ण से ही जितनी विश्व की बीमारियां होती है ना, क्या से होती हैं? अजीर्ण से, इनडाइजेशन से। इसलिए आयुर्वेद का सूत्र, अजीर्ण प्रभवा रोगस्य जीर्णम चतुर्विधम, आमम विदग्धम विस्तंभम रसम चतुष्कम। यानी 4 प्रकार बीमारियां होती हैं, कहे से? अजीर्ण से। जिसमें क्या होता है? कफ बन जाता है, पेट में जलन हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, वायु बन जाती है जिसमें ना तो हमारी वायु ऊपर से निकलती है ना नीचे से निकलती है, बिल्कुल रुक जाती है, पेट में भयंकर स्थिति हो जाती है। और रस से सम, यानी भोजन जो है ना पेट में है और फिर हम खाते हैं तो फिर उसका कितना दुष्प्रभाव होता है। इसलिए जो ना ये ध्यान रखो। तो इसका इलाज क्या है? पानी, पानी, पानी पर रह जाओ। होते ही रह लिया तो फिर जीवन में आप हमेशा सुखी रहोगे, फिर कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये ध्यान रखो कि आयुर्वेद के सूत्र को, कि भाई अजीर्ण वारी भेषजम, अजीर्ण होने पर दवा क्या है? पानी। कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप ये प्रयोग कर लो, अपने आप शाम होते होते ठीक हो जाओगे। जीर्णे बारी बलम प्रदम, भोजन अच्छी पच रहा है तो पानी पीते हो तो जल जो है ना, पानी क्या है? शक्ति देता है। जैसे एक्सरसाइज करते हो ना, एक्सरसाइज के बीच में थोड़ा थोड़ा जल पियो तो आपको थकान नहीं होगी। अब यहाँ रोगी हमारे बैठ रहते हैं
तो सुबह हम जल ही तो पिलाते हैं उनको, बाद में और जल देते हैं। और 2-2.5 घंटा 3 घंटा कुछ खा नहीं रहे हैं, फिर भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो कहां से वो शक्ति आ रही है? जल से आ रही है। तो जीर्णे वारी बलम प्रदम, जब भोजन अच्छी तरह पचता है तो उस समय पानी क्या होता है? शक्ति हमें देता है, ऊर्जा देता है। पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, ठीक है। और भोजने च अमृतम बारी, भोजन के मध्य में जब पानी पीते हो, जिनके पेट में गैस बनता है, एसिडिटी बनती है, तो क्या करना चाहिए? थोड़ा सा पानी ले लो और भोजन के बीच में थोड़ा थोड़ा करके घुट घुट करके पी लिया करो। तो भोजने च अमृतम बारी, भोजन के बीच में पानी पियोगे तो अमृत का काम करेगा। लेकिन लेकर 1-2 गिलास पानी मत पी लेना, आधा कप। तो ये ध्यान रखना, भोजने च अमृतम बारी, भोजनांते विषम भवेत, भोजन के अंत में यदि पानी पीती हो तो जहर का काम करेगा, वो मौत का काम करेगा। तो भोजन के अंत में जो है ना, पानी नहीं पीना चाहिए। अब ये तो होगा आयुर्वेद की दृष्टि से, अब मेडिकल साइंस की दृष्टि से भी समझ लो कि भाई देखो, ये जठराग्नि है ना, अग्नि है ना, तो खाना खाते तो अग्नि जगती है ना, अग्नि भोजन को पचाती है। अब खाना खा रहे या और उसमें बीच में जब पानी पीते रहे खूब सारा, और ऊपर से फिर पानी पी लिया, खाना खाने के बाद कई लोग लोटा के लोटा पानी पी लेते हैं और फिर डकारते हैं पानी पी करके। अरे भाई, जठराग्नि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, भोजन को पचा रही है, तो उसको बुझाने के लिए क्या कर दिया? ऊपर से पानी डाल दिया, तो अग्नि बुझ जाएगी ना। बुझेगी नहीं? बुझेगी, बुझेगी तो फिर क्या होगा? गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, जीर्ण होगा, पता नहीं क्या क्या बीमारियां सब हो जाती हैं। तो भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए, और पियोगे तो क्या होगा? मेडिकल साइंस की भाषा में तो जो भोजन का जो है ना, पचाने की जो पाचक रस है ना, वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, पीएच हो जाएगा। आयनाइजेशन विज्ञान की भाषा है, आयनाइजेशन डिसोसिएशन है, पीएच है। जो विज्ञान पढ़े होंगे उनको ये सारी बातें समझ में आएंगी। खैर, तो ये सामान्य भाषा की बात भी बता दिया, विज्ञान की बात भी बता दिया। इसलिए पानी जो है ना, और पानी पीने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? सुबह खाली पेट। क्यों होता है? सुनो अच्छी तरह से। एक वैज्ञानिक जैकुलिन चान, लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी, आपके अमेरिका कैलिफोर्निया के वैज्ञानिक ने 20 साल तक इसी पर खोज किया। कितने साल तक? 20 साल तक। अलग अलग लोगों को, अलग अलग जितने विश्व के संसार के जितने पेय होते हैं ना, पिला पिला करके देखा। सुबह के समय किसी को रस पिलाया, किसी को छाछ पिलाया, किसी को शराब पिलाया, किसी को कैंपा कोला पिलाया, किसी ग्रुप को जो है, यानी अलग अलग चीजें पिलाया, और पिलाकर देखता रहा कि भाई इसको लेने से तो जो है ना, क्या क्या प्रभाव होता है। तो उसने कहा कि भाई देखो, सुबह यदि पानी के सिवा और कुछ पीते हैं हम, जैसे छाछ पी लिया या चाय पी लिया या कॉफी पी लिया या कोई चीज पी लिया, तो उसका शरीर पर कितना खतरनाक प्रभाव होता है। क्या प्रभाव होता है कि भाई सुबह रात में हम पानी नहीं पीते हैं ना। बहुत ध्यान सुनना, थोड़ा विज्ञान की बात है, विज्ञान को सरल करके बता रहा हूं। रात को हम पानी नहीं पीते हैं ना, फिर भी हमारे शरीर से पानी जाता रहता है, निकलता रहता है। कैसे निकलता है? रात को भी पसीना होता है, ध्यान रखना, और आधा घंटा में कम से कम 150 से 200 मिलीलीटर पानी निकलता रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं इनविजिबल स्वेटिंग, यानी अदृश्य पसीना। और दृश्य पसीना तो दिख जाता है ना,
दूसरा, हम सो जाते हैं, जैसे अभी भी आप बैठे हुए हो, तब खून जानते हो कितना दौड़ लगा रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सो जाते हो ना तो थोड़ा 58 किलोमीटर हो जाता है। तभी तो अब कब ये दौड़ नहीं लगाएगा? जब मर जाओगे तब दौड़ नहीं लगाएगा। जब तक जिंदा हो तब तक ये दौड़ता रहेगा 60 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 55 किलोमीटर की रफ्तार से। तभी आप जिंदा हो, तभी आपके एक एक सेल्स को ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है। तो सोने के समय भी हमारा क्या होता है, खून दौड़ता रहता है और जाकर किडनी में छनता रहता है। तो रात भर में कम से कम 450 मिलीलीटर से लेकर के, यानी आधा लीटर से लेकर के 1.25 लीटर तक पानी छन करके खून से निकल जाता है। कहां पर चला जाता है? किडनी द्वारा ब्लैडर में जमा हो जाता है, मूत्राशय जिसको बोलते हैं, वहां जमा रहता है। इसलिए सुबह उठते हैं तो कितना पेशाब निकलता है, कितना, कम से कम 1-2 गिलास से लेकर 3 गिलास तक। महिलाओं में ज्यादा जमा करने की शक्ति होती है, उनका ब्लैडर की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखो कि भाई पानी वहां छन जाता है। कुछ पानी पसीना भी हमारा होता रहता, निकलता रहता है। कुछ पानी जो है ना आपके, जो है पेट है ना, जब खाना खाते हो तो क्या होता है, भोजन को पचाने में खर्च होता है। और हमारी 4 गतियां होती हैं पेट की, जिसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट है आपके, जो है तो ये सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस प्रकार से पेट में से जो भी भोजन पचते हुए और आगे निकलता चला जाता है। इसके अलग अलग स्टेशन होते हैं। जैसे हम आशय में 3 घंटा रुका, आंत में कहीं 8 घंटे रखा, कहीं 12 घंटे रुका। तो इस प्रकार से कितना देर में, 22 घंटे में अपने अंतिम स्टेशन मलाशय में पहुंचता है, रेक्टम में पहुंचता है। तो ये ध्यान रखो कि भाई उसको सरकाने का और पचाने का काम कौन करता है? पानी करता है। जो हमारे पेट में, मैंने बताया कि मुंह में 1.5 लीटर है, पेट में 1.5 लीटर पानी है, तो सारा पानी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और ये पानी कहां से कम होता है? खून में से। खून में आपका कम से कम कितना खून है हर व्यक्ति में? करीब 5 लीटर। तो अब क्या होगा कि यदि आप सुबह सुबह आपने दूध पी लिया, शरबत पी लिया, तो क्या होगा कि वह शरबत या दूध हमारे पेट में जाकर के वो खून से और पानी को खींचेगा। उसको ऑस्मोसिस प्रक्रिया बोलते हैं, क्योंकि उसका ये क्या नाम, डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा हो गया और उधर जो है ना पानी और खींच रहा है, ताकि दोनों बराबर होंगे तभी। तो खून की डेंसिटी और कम हो जाती है। वो क्या हो जाता है, विस्कोसिटी, उसकी संयंत्रता और आपकी जो ना डेंसिटी और चिपचिपापन, चिपचिपा सा हो जाता खून। ये भी एक कारण है कि सुबह के समय जो है ना हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा रहती है। यदि आपने पानी नहीं पिया, क्योंकि पानी पीते ही आधे घंटे में पानी क्या होता है, खून में मिल जाता है। तो खून क्या होता है, उसकी डेंसिटी ठीक हो जाती है, तो उसको बहने में ज्यादा सुविधा रहती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? तो खून को पतला करने के लिए जरूरी है कि सुबह उठते ही सर्वप्रथम पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पियो, चाहे ठंडी के मौसम में जिसको पीना है तो ठंडा पानी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये पानी का जो है ना विशेष। और फिर खाना खाने का मैंने बता दिया कब पीना चाहिए। तो पानी कब कब पीना चाहिए ये ध्यान रखो। और एक चीज और ध्यान रखा करो, थोड़ा सा सभी सुन लो अच्छी तरह से। सुबह का जो समय होता है ना, 6 से 8 बजे का समय बहुत खतरनाक होता है। इसलिए पूरे विश्व में एक रिसर्च है कि 6 से 8 बजे का समय जो है क्रिटिकल समय कहा जाता है। प्राय विश्व में जितने भी हार्ट अटैक होते हैं सुबह के समय होते हैं,
लकवा होता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है, सुबह के समय होता है। क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? तो हमारे खून में एक तत्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं पाई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर्स। और उसके कमी के कारण जो है ना, वो बढ़ने से खून जो है ना, खून को पतला करने वाला एक दवा शरीर में बनता रहता है, वो दवा नहीं बनता है, नहीं बन पाता है। जैसे जिसे बोलते हैं यानी फाइब्रोजेनोलाइसिस प्रक्रिया होती है जो खून को पतला करता है। अब वो नहीं होने से थ्रोम्बोटिक फैक्टर हमारे शरीर में बढ़ जाता है। ये थ्रोम्बोटिक फैक्टर है, यानी खून को गाढ़ा बना कर रखता है। और खून गाढ़ा होगा तो सुबह के समय वही ब्रेन स्ट्रोक होगा, दिमाग में जो है आपके खून का अच्छी तरह ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो हार्ट अटैक भी होगा और ये लकवा भी हो जाता है।